लिटरली आई कैन हियर भाव भाव मी टू। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं और ध्रुव राठी कांग्रेस का चाटुकार है और इसका प्रूफ ना इसकी ही वीडियो में मिल जाएगा तुम्हें। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। जितने लाइक ध्रुव राठी के कमेंट पे हैं उससे कई गुना लाइक तो इस कमेंट पे हैं। भाई मत स्क्रॉल करो, नीचे तक गाली है। भाई ध्रुव राठी रोना बंद कर दे भाई। पिछले बार इसने इस मूवी पे वीडियो बनाई थी, इसको इतनी गालियां पड़ी थी इसकी ऑडियंस से, पर क्योंकि इसको व्यूज भी आए थे, इसको पैसा भी मिला था ना, इसलिए इसने दोबारा धुरंधर पे वीडियो बना दी। बकचोदी की भी एक हद होती है, इसने वो पार कर दी। ट्रू भाई आपकी फंडिंग कहाँ से आती है उस पे भी एक वीडियो बना दो। कांग्रेस से आती है ब्रो, और इसका प्रूफ अननोइंगली इसने इसी वीडियो में दे दिया है, जो कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो हाय, मेरा नाम है अभिनव और आज हम ध्रुव राठी की वीडियो चेकआउट करने वाले हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी मूवी देख के आ चुका हूं। आज ध्रुव राठी की इस वीडियो को एक्सपोज करते हैं। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये और लोग देखने जा रहे हैं, तेरी वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग 500 रुपए की टिकट भी खरीद रहे हैं, उसके ऊपर 1500 के पॉपकॉर्न भी खा के आ रहे हैं। नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला, जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का एक्सट्रीमली स्टूपिड स्टेटमेंट। भारत के नेताओं से तुम इस तरह की स्टूपिड स्टेटमेंट ही एक्सपेक्ट करते हो, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। रही बात मूवी को देखने के बाद लोग बीजेपी को वोट देंगे, भाई किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ना एक मूवी से नहीं बदला जा सकता। तुम खुद 8-9 साल से बीजेपी के अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हो। तुम्हारी लेफ्ट इकोसिस्टम ने हजारों वीडियोस बनाई होंगी बीजेपी के अगेंस्ट, बस आज भी वो पावर में है। अगर तुम्हारी हजारों वीडियोस लोगों के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चेंज नहीं कर पा रही है, तो एक मूवी 4 घंटे में कैसे लेगी। दूसरा, मूवी का रन टाइम 3 घंटे 39 मिनट का था, जिसके अंदर से मात्र 2 से 3 मिनट ही बीजेपी की बात हुई है। बाकी पूरी मूवी तो अननोन गनमैन पे थी, पर वो नहीं दिखा भाई को। ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है एक बड़े स्केल पे। भाई पद्मावत के टाइम पर आपने क्या कहा था? पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। अगर एक मूवी से इतिहास रीराइट हो जाता है तो आप भी अपनी बना ले। और अब तक नहीं दिख रहा था इतिहास रीराइट होता हुआ। जब मुगलों को एकदम प्यार की मूर्तियां दिखाया जा रहा था, पाकिस्तान के टेररिज्म को व्हाइट वॉश किया जा रहा था, तब नहीं इतिहास रीराइट किया गया। लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुठला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है, बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है। वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जैसे कोई पढ़ता नहीं, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि भाई इसको और कोई पॉइंट नहीं मिला, ये बंदा डिस्क्लेमर पे बात कर रहा है। भाई डिस्क्लेमर मूवी में दिया जाता है ताकि कोई भी लीगल इशू फेस ना करना पड़े मूवी को, और लोगों को पहले ही बता दिया जाए कि ये रियल इवेंट्स पे बेस एक फिक्शनल मूवी है। जब मूवी शुरू हुई उससे पहले ही लोगों को ये समझ में आ गया था कि हाँ भाई ये फिक्शनल मूवी है। ही इज जस्ट सो स्टूपिड। Any resemblance to actual persons is purely coincidental। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे, और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है, इट इज अ फिक्शनल वर्क। भाई रियल इवेंट्स पे बेस्ड फिक्शनल मूवीज आज तक नहीं बनी क्या? जीरो डार्क 30, ब्रेव हार्ट, और सबसे बड़ा एग्जांपल क्विंटिन टेरेंटिनो की मूवी इनग्लोरियस बास्टर्स, जहां पर जूइश अमेरिकन सोल्जर्स ने हिटलर को मार दिया था। अब क्या असली में ऐसा हुआ था? ऑफ कोर्स नॉट। जहां तक हमें पता है हिटलर ने सुसाइड किया था। जूइश अमेरिकन सोल्जर्स ने हिटलर को नहीं मारा था, बट इस मूवी में वो चीज दिखाई गई, और किसी ने भी ना इसको प्रोपोगेंडा नहीं बोला, बिकॉज ये एक रियल इवेंट्स पे बेस्ड फिक्शनल मूवी थी। इसको ऑस्कर मिला था, बट जस्ट बिकॉज ये मूवी तुम्हारी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है, तुम इसको प्रोपोगेंडा बोल रहे हो। हैदर प्रोपोगेंडा नहीं थी पीके। इन मूवीज को तो तुमने बहुत सपोर्ट किया है। किसी से ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है, और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना
चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज भाई ये देख लो इसको, एक मूवी जो कि अननोन गनमैन पे बनी है, जो कि इस देश के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां देते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। वी डोंट नो, अपने परिवार से दूर, अपने देश से दूर रहते हैं। और इस मूवी को इसने एक फिक्शनल ओसामा की मूवी बनाकर इसने कंपेयर कर दिया। वाह भाई क्या आदमी है ये। धारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हर स्मार्ट एड अपना भाई ये धुरंधर का ही क्या, ये डिस्क्लेमर तो तुम्हें हर मूवी की शुरुआत में मिलता है। प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही अब यहाँ पर एक चीज नोट करना, फिल्म में पाकिस्तानी मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया गया है, इंडियन मुसलमानों की बात तक नहीं हुई। और फिर भी इसने लाइन को देखो किस तरीके से कहा, बिल्कुल जब पाकिस्तानी मुसलमान था उसमें से पाकिस्तानी को तो इग्नोर ही कर दिया, सीधा इसने कह दिया कि भाई मुसलमान को बारबैरिक दिखाया है। अब कोई आदमी जिसने मूवी नहीं देखी वो उसे तो यही चीज लगेगी भाई मुसलमानों को बारबैरिक कैसे दिखा दिया। और अगर बहुत सारे लोगों में झूठ फैल जाए तो सड़कों पे तो दंगे भी हो सकते हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी ये लेगा? सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। भाई इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर करीब करीब 20% आबादी हिंदुओं की थी, और आज वही आबादी घट के 1 से 2% मुश्किल बची है। कहाँ गए बाकी हिंदू? अगर रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तो बाकी हिंदू कहाँ जा रहे हैं? ये बंदा एक मूवी को प्रोपेगेंडा बताने के चक्कर में एक असली इशू जिसके अंदर ना जाने कितने मासूम लोग तड़पे हैं उसका मजाक बना रहा है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी वाओ, पॉइंट ये नहीं है कि ऐसी घटना होती, वाओ, पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। भाई मूवी में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था, दोनों पार्ट में। ये मूवी हिंदू मुस्लिम के बारे में है ही नहीं। ऐसा तुम्हें एक फ्रेम नहीं दिखेगा इस मूवी में जहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में हेट फैलाई जा रही हो। हिंदू और मुस्लिम के बीच में हेट ये बंदा फैला रहा है, ना कि मूवी अब भी थिएटर में लगी है। जिसको ऐसा लगता है कि हाँ हेट फैला रही है, जाके एक बार देख लो कहाँ है। पहली मूवी नेटफ्लिक्स पे है, दूसरी थिएटर में है। दोनों में से कोई एक सीन ऐसा बता दो जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में हेट फैलाने की कोशिश करी जा रही हो, बट तुम नहीं बता पाओगे। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? बिकॉज ये जो ब्लास्फेमी वाली बात फैलाई थी ना सिख आदमी के खिलाफ, ये मेजर इकबाल और उसके लोगों ने फैलाई थी, बिकॉज उनको वो दुकान चाहिए थी। और मेजर इकबाल इस मूवी का मेन एंटेगनिस्ट है, और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिखानी पड़ती ही जिससे ऑडियंस के अंदर उसके खिलाफ हेट पैदा हो, कि जब वो मरे तो ऑडियंस को एक क्लोजर मिल जाए कि हाँ भाई बढ़िया हुआ। डेफिनेटली वो पार्ट इंपॉर्टेंट था, और वो पार्ट सच भी था। तुम इस चीज को झुठला ही नहीं सकते कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता, और इसको भी पता है कि होता है, इसलिए इसने पहले ही ये चीज कह दी। ये पॉइंट वो नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है या नहीं। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन उतना ही अनइंपॉर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था, और यहाँ पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। तू भी ऐसे कर रहा है। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा होगा। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि भाई मैं तो पानी पी लूंगा साइड में से। बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलेंस की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर क्या? हाँ, ये दाऊद के कैरेक्टर ने कहा था। और जो इस तरह की बातें हैं जहां पर वो मोदी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट का है, इससे ज्यादा है ही नहीं पूरी मूवी में। और दोनों पार्ट मिला दें तो 7 से 8 घंटे की मूवी है, और इसके अंदर 2 से 3 मिनट का पार्ट ही बस इस तरीके का था। और अब तुम खुद ही सोचो, बीजेपी के मूवी के अंदर एक्शंस की वजह से इन क्रिमिनल्स को नुकसान हो रहा है, इनके जो मकसद है ये वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो और ये क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे, जब से चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। और क्या कहेंगे ये? अब तूने ओसामा का जो एग्जाम्पल दिया था, अब ये मूवी बनती और अमेरिका अफगानिस्तान को बॉम्ब कर देता, और ये ओसामा अपने आसपास के करीबी लोगों के साथ, अपने गुट के साथ बैठ के ये कहता कि भाई अमेरिका ने तो अफगानिस्तान तबाह कर दिया,
तो क्या अमेरिका के लोग उस चीज को सुन के ये कहते कि भाई ये कैसे कह दिया हमारे प्रेसिडेंट के बारे में तुमने? व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट? अब तक एक लॉजिक नहीं मिला है, एक ढंग का पॉइंट नहीं है इसकी वीडियो में। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है, जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो। 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड। वाह मोदी जी वाह। लेकिन सीरियसली ये प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना, तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स का। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है, बल्कि मोदी को बेचना है। इस फिल्म का मकसद हमारे देश के सीक्रेट एजेंट्स की स्ट्रगल को, उनके सैक्रिफाइस को दिखाना है। Why am I even making this video? इसके पास कोई भी ढंग का पॉइंट नहीं है। एक चीज नोटिस की आपने, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना, सब एक सिंगल ये इसको एविडेंस कहता है? अगर इसको तुम एविडेंस कहते हो तो भाई पॉलिटिकल वीडियो बनाना छोड़ दो। भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना, सब एक सिंगल स्टोरी लाइन में। इसके पीछे भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है, बस फर्क ये है कि आप इन टेक्निक्स को किस काम में लगाते हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या जनता तक सच पहुंचाने के लिए। इस पावर का अगर ऑनेस्टली इस्तेमाल किया जाए तो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। अगर आपने भी कभी सोचा है दोस्तों सोशल मीडिया पर अपना करियर कैसे बनाया जाए, भाई कोर्स में ना आप जैसे मैनिपुलेट करते हो ना लोगों को, वो भी बताना, ये तो तभी वर्थ इट होगा ये कोर्स। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में हर एक एड एजेंसी को क्लाइंट एक ब्रीफ देता है। अच्छी एजेंसीज उस ब्रीफ को सटल तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं कि ऑडियंस को पता ना चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है, लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक आईएसआई से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के एनजीओ, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग आईएसआई ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली आईएसआई ऑफिसर्स के मुंह से संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। आदित्य धर ने यहाँ पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है। अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। इस चीज को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी। इस मूवी में एक लाइन अमेरिका के बारे में नहीं है, मेंशन सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स का है, और वो भी डॉलर्स वो नहीं जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के एनजीओज और यूनिवर्सिटीज को दिए। पाकिस्तान पता नहीं कब से आईएमएफ और अमेरिका के लोन्स पे जिंदा है। इस मूवी में उन अमेरिकन डॉलर्स की बात हुई है, अमेरिका की तो बात ही नहीं हुई पूरी मूवी में। भाई किस लेवल पे मैनिपुलेट करता है तुम्हें। व्हाइट हाउस में इनवाइट किया था। अब कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे, लेकिन ये खबर देखो, फरवरी 2014 में इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले यूएस एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात कर रही थी। भाई ऐसे तो यूएस एम्बेसडर केजरीवाल से भी मिले हैं, तो क्या उन्हें पता है कि भाई अगला प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल बनने वाला है? यानी अमेरिका पहले से ही मोदी के साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है, मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में आईएसआई चीफ ने, क्योंकि हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा हो कि मोदी इस देश के हित में काम नहीं करेंगे, बट हुआ उसका उल्टा ही। उसके बाद पाकिस्तान ने जब जब टेरर अटैक करने की कोशिश करी इंडिया पे, मुंह तोड़ जवाब दिया है हमने उन्हें। कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई धोती तो तुम्हारी खुल रही है, कमेंट सेक्शन जाके पढ़ लेना अपने। क्या मतलब अगर आईएसआई के जो चीफ हैं वो चाहते थे कि भाई मोदी पीएम बने, तो उसको हम क्या फिल्म में दिखा दें अपनी? क्या कहना चाह रहे हो? लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये बिल्कुल नहीं। इंडिया में एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ से भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह की बातें सामने आती हैं। कहीं ना कहीं से तो फॉरेन फंडिंग आ रही है ना इन्हें, वरना देश के लोग तो ऐसी बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात भाई, ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं कि कश्मीर के कई एनजीओज में पाकिस्तान फंड भेजता था। तुम्हें हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे सिंपल एक गूगल सर्च से, तुम अपने एआई फिएस्टा से पूछ लेते। और तुम लोग भी सिंपल जेमिनी या चैट जीपीटी में टाइप करके देख लेना, तुम्हें पता नहीं कितने एनजीओज या यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जिनमें पाकिस्तान के फंड्स जाते हैं। एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा एनजीओज के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही एनजीओज है जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं। अरावली हिल्स
अब मूवी में तो किसी पर्टिकुलर एनजीओ की बात हुई नहीं। अब इसने देखो कितने चालाकी से ग्रीनफील्ड जैसे एनजीओस को बीच में घसीट लिया बाकी एनजीओस की तरह। अब तुम्हें क्या पता वो एनजीओस क्यों बैन हुए? और मेरा तो यही मानना है कि भाई देश में कोई भी एनजीओ हो, फॉरेन फंडिंग तो किसी भी एनजीओ को अलाउड होनी ही नहीं चाहिए। इसका रीजन तुम्हें जानना है तो फिर कभी बताऊंगा। के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन आदित्य धर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओज यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अरे ये तो छोड़िए, इसने सोशलिस्ट शब्द को ही आईएसआई फंडेड बता दिया, वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। अरे मुझे ये नहीं याद आ रहा है ऐसा कुछ मूवी में था। आई डोंट नो भाई, पता नहीं कहां से बातें ला रहा है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी अगेन ऐसा मूवी में कुछ नहीं दिखाया है। मोदी जी की सिर्फ 2014 के इलेक्शन वाली स्पीच थी जब वो पीएम बने थे, उसके बाद एक नोटबंदी वाली स्पीच थी, उसके बाद एक दो जगह और मोदी जी को दिखाया गया, बट मैं उसके अलावा जो ये कहने की कोशिश कर रहा है ऐसा मूवी में कहीं था ही नहीं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट बीजेपी की बात हुई होगी और कहीं पर भी उस मूवी में ऐसा नहीं था कि भाई जो बीजेपी के या मोदी के अगेंस्ट है वो फॉरेन फंडेड है। ऐसा कहीं भाई आई डोंट थिंक इसने मूवी देखी भी है। इन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि आईडीआरएफ नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में यूएस बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। लेकिन ये ट्विस्ट आदित्य धर की फिल्म में कभी नहीं आएगा। मूवी ना बीजेपी के बारे में थी, ना राइट विंग के बारे में थी, ना आरएसएस के बारे में थी। ये मूवी अननोन गनमैन के बारे में थी। सो व्हाई वुड ही शो दीज थिंग्स? दूसरी बात, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने इसको कांग्रेस का चाटुकार क्यों कहा था। बहुत सटनली इसने ये दिखाने की कोशिश करी है कि इंडिया के अंदर ना एक हिंदू टेररिज्म जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है। हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से पैसा मिलता है और इसी तरह की सेम बातें ना कांग्रेस भी करती है। जब 26/11 का अटैक हुआ था, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस चीज को प्रूव करने के लिए कि भाई ये ना एक हिंदू टेरर अटैक है, ना कि पाकिस्तानी टेरर अटैक। बट वो ऐसा कर नहीं पाए थे, तो बाद में उनको एक्नॉलेज करना ही पड़ा कि हाँ भाई ये मुस्लिम टेरर अटैक है। ही इज जस्ट डम। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर। एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी। पहली बात, ये जो 60,000 करोड़ का नंबर था ना, ये भी इमेजिनरी ही था, ये भी कोई रियल डेटा पे बेस्ड नंबर नहीं था। ठीक है। दूसरी बात, कौन कह रहा है नोटबंदी को जस्टिफाई किया जा रहा है? ना बीजेपी नोटबंदी के ऊपर वोट मांगती है, ना देश में कोई भी व्यक्ति नोटबंदी को जस्टिफाई करता है। दूसरी बात, 2016 में नोटबंदी हुई थी, 2019 में फिर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीती थी, तो लोगों ने ना नोटबंदी की मार सहकर भी मोदी को ही चूज किया था। तो कोई भी रीजन नहीं था आदित्य धर का नोटबंदी को जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज नोटबंदी से इवन इन रियल लाइफ इलेक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा मोदी के। भाई इसको कैसे समझाया जाए कि रियल इवेंट पे बेस फिक्शनल मूवीज बनाई जा सकती हैं? आदित्य धर ने एक विलन को इंट्रोड्यूस करा, खनानी, और हमको बाय रिकॉर्ड पता है कि भाई डीमोनेटाइजेशन के बाद उसने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली थी। तो आदित्य धर ने भी उस चीज को कनेक्ट करके फिल्म में ऐसा दिखा दिया। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ये सेम इनग्लोरियस बास्टर्ड्स वाली चीज है, जू अमेरिकन सोल्जर ने हिटलर को मारा, सेम वैसी ही चीज है ये। भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो लोग स्टूपिड हैं, आई नो, बट इस मूवी से ना लोगों का वोटिंग डिसीजन चेंज नहीं होगा। ये मूवी जो भाजपा के सपोर्ट में है उन्हें पसंद आ रही है, और जो भाजपा के अगेंस्ट है उन्हें भी पसंद आ रही है, बस इस पार्ट को छोड़ के। उनका भी डिसीजन चेंज नहीं होने वाला कि हाँ भाई भाजपा को वोट कर देंगे हम। तो नॉट गोना हैपन भाई। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो तुम पता नहीं कितने सालों से चीजें अपने आसपास देखते आ रहे हो और फिर वो आइडियोलॉजी बनती है, उसको ऐसे नहीं चेंज किया जा सकता। खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का? इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे, यानी कि
इन्होंने जिस भी रीजन के लिए करा हो, इकोनॉमिक्स के अंदर नोटबंदी एक फेलियर साबित हुआ। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आदित्य धर ने ना इसको नेशनल सिक्योरिटी के मामले में दिखाया था। उन्होंने इकोनॉमिकली क्या हुआ था देश के अंदर वो नहीं दिखाया, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि भाई मोदी ने नोटबंदी करी और न्यूज चल रही है कि लोग बहुत खुश हैं। कोई खुश नहीं था। तो नोटबंदी को इकोनॉमिकली तो आदित्य धर भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे 1 साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल पीपल आर स्मार्ट। उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इंपैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। एटीएम लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक के बाहर लाइन में खड़ा खड़ा गिरकर मर गया, तो कोई एटीएम के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉइज ओवरवर्क से मारे गए। कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। बाहर आने के कारण इन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500,000 के नोट देख कर किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स भी इसे डिफेंड नहीं कर पाते। और कोई कर भी नहीं रहा है ब्रो। सबको पता है कि वो एक बुरा डिसीजन था, पर ये सब होते हुए भी ना 2016 में ये हुआ और 2019 में दोबारा बीजेपी जीत गई पूर्ण बहुमत के साथ। तो लोगों ने ये सह कर भी ना बीजेपी को ही जिताया। तो नोटबंदी का इफेक्ट तब भी नहीं दिखाता, तो डेफिनेटली अब इसको जस्टिफाई करना बिल्कुल यूजलेस था। आदित्य धर इसे अपने पापा की महानता बता रहे हैं। सच बात तो यह है कि अगर सही में मोदी ने इस कारण से नोटबंदी करी होती तो इसका क्रेडिट लेने सबसे पहले वो आगे खड़े होते। मतलब सोचकर देखो, जिस इंसान ने वॉर नहीं रुकवाई वो वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है। वॉर रुकवानी पापा। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है, वो इस चीज के लिए क्रेडिट ना ले। ऐसा हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? अब ये पूरी वीडियो नहीं है, बट आई डोंट थिंक उन्होंने ये कहा था कि भाई अपना वोट बीजेपी को ही देना। आई डोंट नो, बट इस चीज पे मैं भी एग्री करूंगा कि शहीदों पे तो कम से कम वोट नहीं मांगना चाहिए। पतंजलि के गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन उनके वेबसाइट में लिखा है 99% शुगर है। किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। और फिल्म में ये क्यों दिखाएंगे? फिल्म अननोन गनमैन पे बेस्ड है। मोदी जी की बायोपिक थोड़ी बना रहे हैं हम। इसके पास कहने के लिए बस ये चीज बच गई है कि भाई ये क्यों नहीं दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया, ये दिखा देते, ये नैरेटिव में फिट नहीं होता है। प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की जा रही है, उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। बिकॉज भाई वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और देखा जाए हमें अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने चाहिए ताकि रीजन के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, पीस आए। और पीएम मोदी ने वो करने की कोशिश करी, बट उन्हें पता चल गया पठानकोट अटैक के बाद कि भाई पाकिस्तान के साथ पीस पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जब भी कोई इस तरह का अटैक हुआ है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और फिल्म के अंदर उन सब अटैक्स को भी तो नहीं दिखाया गया। एक उरी स्ट्राइक को दिखाया गया था और वो भी इस तरह दिखाया गया था कि भाई भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक करी है। उसके अंदर भी जो प्रमोशन हो रहा था ना, वो हमारे इंडियन आर्मी का हो रहा था, ना कि सरकार का। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं होती। बिकॉज ये कहानी इंडिया की है ही नहीं, इंडिया के अननोन गनमैन के बारे में है। मैं क्यों बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें? इसी तरीके से है फरवरी 2019 में पुलवामा हमला। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। एनएसए अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है, 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आपको इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं ऐड देखने। तुम्हें पता है एक्शन नहीं लिया गया? तुम्हारे पास कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन है क्या जो हम सबके पास नहीं है? और जिस रिपोर्ट की तू बात कर रहे हैं ना, एक बार सीआरपीएफ की इंक्वायरी रिपोर्ट को भी पढ़ लेता। हाँ, इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे, बट वो सब बहुत ज्यादा वेग और जनरल इनपुट्स थे। कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था कि अटैक कहां पर होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, एक कार सुसाइड बॉम्बिंग होने वाली है, कहां अटैक करने वाले हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी। अब तुम्हें एक जनरल इंटेलिजेंस मिली है कि भाई अटैक होने वाला है। कहां? बहुत बड़ा देश है हमारा, किस जगह होगा, कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें मिली ही नहीं कभी। पर ये तुम्हें ये नहीं बताएगा बिकॉज ये इसके नैरेटिव में फिट नहीं हुआ। के बाद अब सोचकर देखो, अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा। गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है, जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने की बजाय कहा
जो उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग वाला स्टेटमेंट दिखाया जाता है, ना कोई घुसा है, और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वीडियो से हटवा दिया गया। इस सारे सच के बीच में आप थोड़ा सा झूठ घोल दो, कहो कि चाइना के साथ सीक्रेट डील हुई थी बीजेपी की, कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए, और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दो। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है जहां पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए? क्या ऐसा कंटेंट बना? ही इज जस्ट स्टूपिड। कंपेयर कर लो कितने आतंकवादी अटैक हुए थे कांग्रेस के टाइम में और कितने हुए हैं बीजेपी के टाइम में, और ये भी देखना कि उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या था। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन नेशनलिस्ट पार्टी है और कौन एंटी नेशनल है, और इससे ज्यादा इस चीज में कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए। अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित कर दे। आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आई थिंक यू शुड डू इट। अब आते हैं इस एड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर अब ये क्रिमिनल्स के साथ सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहा है। वाओ, कभी सुना है अतीक अहमद ने क्या करा था? अतीक अहमद ने एक काम किया है, जमीन के टुकड़े के लिए बाप और बेटे को पैर में नंगे तार बांध के जनरेटर मंगाया और करंट लगा के मारा। अतीक अहमद ने एक आदमी को सिर्फ गाड़ी बैक करने के नाम पर रेलवे के नीचे निकलवा के मारा। बाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था? 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? व्हाट? या तो इसकी इंग्लिश खराब है या ये आदमी पागल हो गया है। जब तुम कुछ अच्छा करते हो तो तुम्हारी अचीवमेंट को सहराने के लिए ट्रिब्यूट दिया जाता है। जो ये लोग कर रहे हैं उसको मॉर्निंग कहते हैं, मौन रखना। और ये मौन ना उस स्पेसिफिक आदमी के लिए भी नहीं रखा जाता है जो भी पार्लियामेंट के अंदर एमएलए और एमपी की सीट को होल्ड करता है, उसके लिए ये मौन रखा जाता है। यहीं पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा। पहली बात तो ये इतना बड़ा झूठ है। आदित्य धर ने, मूवी के किसी भी स्टार ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी के ऊपर बेस्ड है। उसका बस लुक उसके ऊपर बेस्ड है, उसका कैरेक्टर इलियास कश्मीरी पे बेस्ड नहीं है। जा चुका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों, आदित्य धर की ये बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। जिस प्रोडक्ट को वो यहाँ बेच रहा है उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया जा सके। यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी है, पुलवामा हमले, और उसके बाद भी मोदी को ही वोट करा है। की सच्चाई देखी है। और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असली की बात ये क्या? कुछ मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी। रियल इवेंट्स पे बेस्ड फिक्शनल मूवी, अब तो मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है, आपने अपनी आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है। आदित्य धर के ऐड का बजट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन सच्चाई फ्री है और सच्चाई ज्यादा पावरफुल है। अगली बार जब आपसे कोई कहे कि धुरंधर पीक सिनेमा है तो उन्हें बस इतना बोलना कि ना भाई, ये पीक सिनेमा नहीं है, ये पीक एडवर्टाइजमेंट है। एक ऐसी ऐड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। जैसे कि मैंने कहा, पूरी मूवी में 7 घंटे की मूवी है, 7-8 घंटे की। मोदी की बात मुश्किल से 2 से 3 मिनट हुई है, और ये मूवी मोदी की एडवर्टाइजमेंट है। लिटरली आई कैन हियर भाव भाव मी टू।
भाई तुम्हारी वीडियो पे धुरंधर का ऐड आ रहा है। पीक प्रमोशन बाय ध्रुव राठी। ध्रुव, एन ऑनेस्ट रिव्यू, यू आर बायस्ड, योर कंटेंट डज नॉट फील न्यूट्रल। ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है ना, बिकॉज अब ना लोगों को इसकी सच्चाई पता चल चुकी है। पहले फिर भी जो भी वीडियोस बनाना था उसको न्यूट्रल रखने की कोशिश करता था, बट एट दिस पॉइंट इसने कोशिश छोड़ दी है। ये अब सीधा बीजेपी के अगेंस्ट वीडियोस बनानी इसने शुरू कर दी है। वन डिटेल वीडियोस ऑन कश्मीरी हिंदू पंडित्स, मास जेनोसाइड एंड एक्सोडस फ्रॉम कश्मीर, उस पे नहीं बनाएगा ये। आफ्टर दिस नाउ द मूवी बॉक्स ऑफिस वेल, ऑफ कोर्स भाई 2000 करोड़ इन लोडिंग। तो भाई यही थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं बेरोजगार हूँ, प्लीज मुझे कोई रोजगार दे दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरी कुछ कमाई वमाई शुरू हो जाएगी। बाय।